इनमें से कौन नहीं तो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस मीटिंग में। और हम सभी लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है मुकेश भगत सर का। वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी उनकी जो स्ट्रेटजी थी उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने सीयूईटी की तैयारी में और बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा द हिस्टोरिका का चैनल है, बीएचयू वाले द हिस्टोरिका, वो अलग अलग पेड कोर्सेज भी चलाता है, जिसमें हम आगाज बैच के माध्यम से द हिस्ट्री और पॉलिटी और एआईएचसी की तैयारी कराते हैं। साथ में प्रारंभ बैच के नाम से भी एक नया हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है। तो ये जो सुविधाएं मिलती हैं वेबिनार के थ्रू या गाइडेंस बाय टॉपर्स, ये सारी चीजें जो है वो पेड बैच के बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है। तो अभी जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि कोर्स से जुड़े, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू जो हमारा ऐप का है लिंक, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए और उसके बारे में जानकारी लीजिए। तो अभी मैं विष्णु सर को आमंत्रित करूंगा कि आज के जो गेस्ट हैं उनको इनवाइट करें और उसके बाद फिर हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। आप सभी बच्चों से यही अनुरोध रहेगी कि जब तक आवश्यकता न हो अपना माइक को म्यूट किए रहें, और वीडियो को आप ऑन रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आपको प्रश्न पूछने के लिए लास्ट में समय दिया जाएगा। ये टोटल जो मीटिंग होगी वो अप्रॉक्स 45 मिनट्स की होगी। तो आप धैर्य बना करके सारी चीजें सुनते रहें ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाए। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने पिछले मीटिंग में भी बताया था कि आप लोग अपने प्रश्न, जो जेन्युइन प्रश्न है, उनको सीयूईटी पीजी से रिलेटेड उनको तैयार रखिए ताकि आप उनको अच्छे से पूछ पाए। विष्णु सर, आमंत्रित करता हूं आपको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज का वेबिनार है आप लोगों के लिए काफी खास होने वाला है, और इसमें हम लोग मिलेंगे जेएनयू, बीएचयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय के टॉपर मुकेश भगत जी से, जिन्होंने 2021 में काफी अच्छे रैंक लाकर इन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया था। तो आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और आप लोगों के मन में जितने भी प्रश्न चल रहे हैं, जैसे कि सीयूईटी पीजी की तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने देर पढ़ें, ये तमाम प्रकार के प्रश्न जो हैं आप आज मुकेश भगत जी से पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वेबिनार को, और हम स्वागत करना चाहते हैं माननीय श्री मुकेश भगत जी का, जो कि आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि हैं। तो स्वागत है मुकेश भगत जी आपका। थैंक यू विष्णु जी। आप अपने बारे में बच्चों को बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग फिर सेशन आगे बढ़ाएंगे। इस गूगल मीट में आए हुए सभी स्टूडेंट्स का और विष्णु जी का सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और मेरा नाम मुकेश भगत है। मैं मूलतः छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, जहाँ पर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ। और मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई, और आगे जा करके मैंने बीएचयू से हिस्ट्री ऑनर्स में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, और फिलहाल मैं जेएनयू में मॉडर्न हिस्ट्री का छात्र हूँ। और जो मेरा सिलेक्शन जेएनयू में हुआ वो 2021 में हुआ, जब उस समय सीयूईटी नहीं था। उस समय देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग एग्जाम कराते थे। तो मेरा जो प्राइम फोकस था मेरे लिए वो था कि जेएनयू आना, पर मेरा इसमें और एक टारगेट ये भी था कि बीएचयू के लिए भी प्रिपेयर करना, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी यही दोनों यूनिवर्सिटीज थे जहाँ पर मैं अपने पीजी कोर्स के लिए ध्यान दे रहा था। तो मेरा प्रिपरेशन बहुत एमए के लिए जो थिंकिंग था वो बहुत पहले से आ गया था। मतलब बैचलर्स के पहले से भी ध्यान रहता है कि एमए करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। पर जो सीरियसनेस था वो थर्ड ईयर में जाकर के मेरे दिमाग में गया कि ओके, हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा, हमें एग्जाम निकालना होगा, तब जाकर के कॉलेज जाएंगे। तो वो वाली मानसिकता पहले 2 साल में नहीं थी। तो जनवरी 2020 में जाकर के मेरे दिमाग में था कि अपने को प्रिपेयर करना है, और तब जाकर के मैंने 2021 हाँ,
तो तब जाकर के मैंने एग्जाम मोड में अपनी तैयारी शुरू की। तो जो सबसे पहला इवेंट जो मेरे इस प्रिपरेशन में रहा वो था जनवरी के महीने में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बीएचयू का। और उस पेपर को बनाने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं कितने गर्त में हूँ या कितने पानी में हूँ। तो उस समय मेरे को शॉकिंग लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा एमए यदि मेरी ऐसी स्थिति रही तो तब जाकर के मैंने अपना काम शुरू किया, एमए के एंट्रेंस के लिए पढ़ना शुरू किया। और उसमें भी बहुत एक कोई फॉर्मूला नहीं था मेरे पास जिससे कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो मेरा जो मेरा स्ट्रेटेजी था, ये फॉर्मूला आप जो कह लीजिए, वो भी धीरे धीरे समय के साथ आगे आगे जाकर के बदलता गया। तो मैंने जहाँ तो शुरुआत की थी वो बेसिक बुक्स को पढ़ना शुरू करके की थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के शुरू की थी। पर बाद में जाकर के मेरे को रियलाइज हुआ कि कुछ चीजें हैं जो पहले मैं ध्यान नहीं दे पाया। जैसे कि कुछ एरियाज थे जहाँ पर मैं बहुत कमजोर था, कुछ एरियाज थे जहाँ मैं बहुत स्ट्रांग भी था। तो और कुछ एरियाज ऐसे थे जिसको मैं पसंद नहीं करता था पढ़ना। पर धीरे धीरे जब जून का महीना आया, जुलाई का महीना आया, तब जाकर रियलाइज हुआ कि यार कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। खास करके जैसे कि मेरे लिए एग्जांपल था कि हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया और ये हिस्टोरियोग्राफी का क्वेश्चंस जो कि बीएचयू में जेएनयू के एग्जाम में बहुत पूछे जाते थे। तो मैंने डेडिकेटेडली 1 महीना जेएनयू के एग्जाम के लिए हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चंस बैठ के बनाए। और मेरी स्ट्रेटजी में मेरे को लगता है कि सबसे जो फायदा मेरे को हुआ वो था कि बेसिक फैक्ट्स को पकड़ पाना, उनको कैच कर पाना और उनको लिखना और याद कर लेना उनके। और जो क्वेश्चंस आएंगे अल्टीमेटली, जो मेरे को रियलाइज हो मेरे एक्सपीरियंस के बाद कि क्वेश्चंस हमेशा बेसिक फैक्ट्स के अराउंड या फिर जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनके अराउंड ही आने वाले हैं। आपको ऐसा नहीं होगा कि किसी अनजान किताब के किसी अनजान चैप्टर के कोई अनजान फैक्ट पूछ ले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको वैसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे या फिर आपको ऐसी बातें बतानी होंगी हिस्ट्री की जो आपकी आंखों के आसपास हैं, जो बेसिक किताब में या फिर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। बस ये कि आपको सतर्क रहना है और उन बेसिक फैक्ट्स को पकड़ के रखना है। और अब मैं इस बारे में बात करता हूँ कि मैंने कौन कौन सी किताबें कवर की या फिर कहाँ से मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। तो जो बेसिक किताबें थी वो जो मैंने 3rd ईयर में पढ़ी स्पेसिफिकली, वो थी बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा और आर.एस. शर्मा मैंने एंशिएंट के लिए पढ़ा। पर मैंने शुरू के 2 साल में भी बैचलर्स के, उसमें मैंने उपिंदर सिंह भी थोड़ा काफी हद तक कवर किया था या और कुछ और किताबें भी कवर की थी। मॉडर्न के लिए भी सुमित सरकार मैंने पहले पढ़ा था। पर इस एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से, मतलब एमए के एंट्रेंस के हिसाब से, मैंने यही 3 बुक फोकस में रख के तैयारी किया था। और इसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटी भी प्रिपेयर किया था हिस्ट्री का। और मेरे प्रिपरेशन का सबसे बड़ा जो आई थिंक जो फीचर है वो था पेन कॉपी लेके बैठना पढ़ने के समय। ऐसा नहीं था कि केवल रीड मारो खत्म करो, नहीं। मेरे लिए ये था कि जो अच्छा मिल जाए, डेट्स, जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको लिखना। और लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य मतलब एक ही था कि लिखेंगे तो याद रहेगा। क्योंकि जब लिखने के प्रोसेस में आते हैं तो आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आप कुछ लिखते हैं कि ठीक है। तो मेरे को लगता है कि फैक्ट्स याद करने में सबसे बड़ा फायदा मेरे को इन्हीं सब बातों से मिला। और एक चीज और जो मैंने फेस किया कि शुरू के जो 2 साल से बीएचयू में, वहां पर हम लोग हिस्ट्री के अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़ते थे, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। पर जब मैं 3rd ईयर में, जब हम लोग केवल हिस्ट्री पढ़ रहे, जब हिस्ट्री ऑनर्स था, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार दिन में मैं अपने आप को ज्यादा पुश नहीं कर पा रहा था, इन द सेंस कि 4 घंटे हिस्ट्री पढ़ने के बाद बोरियत आ रही थी, साफ साफ कहें तो। पर तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे कुछ और, मतलब तब मेरे को एक नया स्ट्रेटजी मेरे ध्यान में आया। वो था डिफरेंट, मैं उसको कहूंगा डिफरेंट मोड ऑफ स्टडी। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ समय किताब से पढ़ता था, कुछ समय मैं कंप्यूटर से पढ़ता था, वेबसाइट खोल के, विकिपीडिया खोल के, ठीक है। कुछ समय मैं यूट्यूब में चला के सुनता था कि किसी का लेक्चर सुन लिया जाए हिस्ट्री का, जो अच्छा सा हो, जो हमारे काम है एग्जाम के हिसाब से। या फिर कभी कभी मैं कुछ पॉडकास्ट भी सुन लिया करता था, जो कुछ बहुत सारे अवेलेबल हैं प्रॉपर हिस्ट्री के, जो जेन्युइन फैक्ट्स के अराउंड है जिनका काम, वो आप सुन सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो एलिमेंट था वो था लोगों से बात करना। मेरे हॉस्टल में मैंने अपने जो हिस्ट्री वाले दोस्त थे उनको मैंने अपने पास रखा। तो दिन में कुछ समय ऐसा था जब मैं उनके साथ बैठता था, उनसे मतलब सवाल जवाब होता था कि
तुम मुझे ये फैक्ट बताओ, या फिर तुमको इस शब्द का मतलब क्या है। मिडिवल में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में पूछ लो। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक तरीके का रिवीजन सेशन हो जाता था उनके साथ, कि चलो पूछ लेते हैं, ये डेट्स पूछ लिया, सब मतलब पर्सनालिटी के बारे में पूछा, तो उससे अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप आखिरी के 1 महीने रिवीजन पे लगाएं, पर मेरे को लगता है कि आपको हर एक समय, दिन के हर एक समय आप रेडी रहें एग्जाम से। कोई आपको बोले कि 1 घंटे बाद हम आपसे एग्जाम लेंगे, तो आप रेडी रहें। तो इसका मतलब ये होता है कि आप हर दिन रिवाइज करें, जो आपके सामने आ जाए कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आप ऐसा मत करिएगा कि अरे हम तो नेशनल मूवमेंट कल पढ़ लिए थे, आज हमारे सामने आया है तो आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कल पढ़ लिए थे। ऐसा ना करिए, जब सामने आ गया दोबारा तो एक बार और देख लीजिए, मतलब पलट के, या भी हल्के हल्के ही सही, पर आपको जब रिवीजन करने का मौका मिले आप कर लें। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपका दोस्त को बोलें कि यार मुझे इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछो, मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछो, मुझे एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछो, तो आप ऐसे करके आप अपना खुद का रिवीजन कर सकते हैं। और ये जो डिस्कशन है दोस्तों के साथ, या फिर ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस बनाना, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना, इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड रेडी होते हैं, एक और चीज होती है कि आपको सेल्फ असेसमेंट मिलता है कि आपका कौन सा एरिया वीक है। जैसे कि तो मैंने स्पेसिफिकली शुरू में भी मैंने रिफर किया था कि मेरे से हिस्टोरियोग्राफी क्वेश्चन नहीं होते थे, तो मैंने इसके लिए एक समय निकाला। तो उसी प्रकार आप भी अलग अलग फील्ड में क्वेश्चनेयर करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं, और पता करें कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज का है और वीक एरिया का है। तो इसको आप प्रॉपर्ली बैलेंस कर सकते हैं और एग्जाम रेडी हो सकता है। और 1 मिनट और इस प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। को मिलाकर के आपको मैचिंग क्वेश्चंस आने चाहिए, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आने चाहिए, या फिर जितने भी और जितने वेज हैं ट्रिक क्वेश्चन की, इसमें से कौन सा है, इसमें से कौन सा नहीं है वाले जो सवाल आते हैं ऐसे, उनको भी आपको प्रैक्टिस रखना है। तो आपको ऐसा ना लगे कि कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा है जो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन देख के ही उनका मूड खिसक जाता है कि नहीं यार मुझे ऐसे सवाल करने पसंद नहीं है। पर आपको अपने खुद की भलाई के लिए, एंट्रेंस क्लियर करने के लिए आपको अपने दिमाग को इसके लिए प्रिपेयर रखना है कि आपको जैसा भी सवाल आए, असर्शन रीजनिंग के, मैचिंग के, या फिर किसी और प्रकार के, तो आपको इसके लिए अपने आप को पूरी तरीके से रेडी रखना है। और एक जो लास्ट एलिमेंट है जो मैं बात करना चाह रहा था, वो था एग्जाम एटीट्यूड और एग्जाम मैनेजमेंट। तो देखो, जो एग्जाम के आते आते तक लोगों के दिमाग में बस ये रहता है कि यार मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अरे मैंने ये पढ़ना छूट गया मेरे से, या फिर मेरा ये पर्टिकुलर एरिया मिसिंग है, या फिर मेरे मॉक में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये सब जो ओवर थिंकिंग वाले प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो एग्जाम के पहले कंफर्टेबल ना फील कर पाने वाली समस्या है, इससे आपका बाहर निकलना बहुत जरूरी है ताकि आप एक अच्छा एग्जाम दे पाए। क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अपना एग्जाम में 100% नहीं दे पाते हैं, जो आता है वो सवाल भी नहीं कर पाते हैं। तो ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है कि आपको जितना भी है, आपका जो पोटेंशियल है, या फिर आपने जितना प्रिपेयर किया है, उसको आप एग्जाम में रिफ्लेक्ट कर पाए। इसका मतलब है यदि आपको 100 के मतलब 100 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, तो आप ये जरूरी है कि आप 80 के 80 आंसर आप कर पाए, प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट कर पाए। पर इसमें क्या 2-3 चीजें आती हैं कि एक तो होता है एग्जाम प्रेशर में लोग हैंडल कभी नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आता है, इसकी वजह से वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाएं, और ओवर थिंकिंग से बचें, एंजाइटी से बचें, और एक अच्छे विद्यार्थी की तरह मतलब अपना 100% देने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप 70 क्वेश्चन जान रहे थे तो 70 की जगह 40 ही आंसर कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप 70 जान रहे हैं तो आप 70 क्वेश्चन पूरे जवाब दे के आए। और एक है जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं, वो है एलिमिनेशन का, या फिर सबसे अच्छा से अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट करने का, ताकि आपका जो तुक्का है या फिर आप जो रफ गैस लगाए हैं वो भी सही हो पाए। तो कई बार मैंने इसमें भी देखा है कि कई लोग इसमें समय लगाते हैं कि जब आपको पता है कि 2 एलिमिनेट हो गए हैं ऑप्शंस, तो बचे हुए 2 में से आपको पहली नजर में लगा कि दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, तो आप ज्यादा समय वेस्ट ना करें और दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके आगे बढ़ें। तो जब आप गेसिंग वर्क करें
तो आप अपने समय व्यर्थ व्यर्थ बिल्कुल ना करें। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएँगे वहाँ पे समय बचेगा, पर जहाँ पे गैस वर्क का काम होना है, वहाँ पर आप 1 मिनट, 1.5 मिनट मैक्स 1 मिनट ही मैक्स ले सकते हैं, उसी के अंदर आप गैस करिए और आगे बढ़िए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी खत्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आप जो भी सवाल पूछेंगे उसके लिए मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू। विष्णु? जी बहुत-बहुत धन्यवाद मुकेश सर। मतलब मुझे लगता है कि आपने जो निचोड़ हो सकता था एक बच्चे की तैयारी के लिए वो आपने बिल्कुल प्रस्तुत किया है और एग्ज़ैक्टली जो पेन पॉइंट होता है उसको आपने पकड़ करके और शायद जो है वो इलाज कर दिया है उसका। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे बीएचयू वाले की टीम की तरफ से। अभी एक-एक करके बच्चों से जो है क्वेश्चन्स हम ले लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि अ, और भी क्या जो स्ट्रैटेजीज़ है क्वेश्चन के माध्यम से ताकि सर की जो है वो हमारे साथ आ पाए। तो ऋतिक आपने रेज़ हैंड किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि अपना माइक और कैमरा अनम्यूट करके आप प्लीज़ अपने क्वेश्चन जो है वो मुकेश सर से पूछ सकते हैं आप। जी, ऋतिक। ओके, तो ऋतिक ने रेज़ हैंड हटा दिया। अस्मिता आप पूछना चाहती हैं? कोई क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ पूछिए। यस, गुड इवनिंग ऋतिक सर। आपको मौका देते हैं। ओके, हाँ जी, ओके। गुड इवनिंग बताइए। आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग हिस्टोग्राफी। मतलब हिस्टोग्राफी के लिए कहाँ से कोई मटेरियल या फिर कहाँ से सर आपने प्रेफ़र करा था? कुछ बताइए। हिस्टोरियोग्राफी के लिए मैंने एक तो था मेरा जो पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ हिस्टोरियोग्राफी के कॉन्सेप्ट से, वो हमारे बीए के कोर्स में था। EHR हमने पढ़ा तो तब हमारी मैडम ने भी डिस्क्राइब किया कि हिस्टोरियोग्राफी होता क्या है और इसके मायने क्या हैं। तो मेरा जो इनिशियल बेस था वहीं से प्रिपेयर हुआ और उसके बाद मैंने एक विष्णु ने भी जब हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप था साथ में ही थे हम लोग तो विष्णु जी ने भी एक कंटेंट प्रॉपर 3-4 पेज का भी था हिस्टोरियोग्राफी पे, वो भी शेयर किया था। और एक तरीका ये भी होता है हिस्टोरियोग्राफी को समझने का कि आप जब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कलेक्शन मिल गए थे हिस्टोरियोग्राफी के, तो हमने उसको रिवर्स लर्निंग किया कि जैसे कि इसमें कुछ ऑथर्स थे, ठीक है? तो मैंने उनको रिवर्स सर्च किया कि चलो इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन थे, इन्होंने क्या लिखा या फिर इनके क्यों हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो वो मेरे को पता चला। तो जैसे कि ये इनाल स्कूल्स वगैरह हैं, तो उनके जो किताब हैं, तो वो मेरे को वहीं से पता चले। मतलब धीरे-धीरे बिल्ड हुआ। तो एक दिन में नहीं आता है, मतलब लोगों से बात करेंगे, किसी कलीग से या फिर किसी सीनियर से भी, तो आपको धीरे-धीरे इंट्रोडक्शन होता है कि हिस्टोग्राफी को समझें कैसे। क्योंकि बैचलर्स लेवल पे जो शुरू के 1-2 साल में पता भी नहीं चलता है कि हिस्टोग्राफी के मायने क्या हैं। तो 3rd ईयर में जाकर के लोग सीखते हैं हिस्टोग्राफी क्या है। और आप खुद से भी मैं बोलूँगा कि यदि आपको हिस्टोरियोग्राफी समझना है, तो आप अपने तरीके से शुरू करें। आजकल सबसे जो बड़ा हमारे लिए रिसोर्स का माध्यम है वो है इंटरनेट। आप यूट्यूब में खोलें या फिर आप वेब में भी नॉर्मल सर्च करें, हिस्टोग्राफी समझें और आप यदि क्वेश्चंस भी खोजेंगे जो एमए लेवल के जो एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, वो भी मिल जाएँगे और वहाँ से आप थोड़ा-सा समझिए और उसमें थोड़ा रिसर्च करिए, फिर आपको अच्छे खासे नॉलेज बेस हो जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड होगा एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। स्मिता को मैं भी थोड़ा-सा उसमें ऐड करना चाहूँगा। मुकेश सर ने जो बताया वो बिल्कुल परफेक्ट बताया। एग्ज़ैक्टली आप वेब के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, साथ में कुछ बुक्स के थ्रू और साथ में उन्होंने जो रिवर्स लर्निंग वाली जो प्रोसेस बताई कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो बेहतरीन है। दूसरी चीज़ एक मैं ये भी कहूँगा जो पिछले बार सत्यपाल सर ने बताया था, सेम क्वेश्चन पे उन्होंने बताया था कि आपको हर टॉपिक को बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे भी रखने हैं कि जिनको छोड़ा जा सके, ठीक है? आपको ऐसे टॉपिक्स ढूँढने हैं 2-3 जिस पे क्वेश्चंस कम आते हैं और उन पे बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च की आवश्यकता है ताकि उन क्वेश्चंस को आप कर पाएँ, ठीक है? तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस या टॉपिक्स रखिए जिनको आप छोड़ सकती हैं और कुछ ऐसे टॉपिक रखिए जो ईज़ी हैं और उनको आप पढ़ के
अच्छा उस पे कंटेंट लिख सकती हैं या आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हैं। दैट्स इट। ऋतिक, मैं आपकी तरफ जाना चाहूंगा, आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए। यस सर। सबसे पहले तो मुकेश भैया को बधाई जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ने के लिए। थैंक यू। और मेरा प्रश्न मतलब जेएनयू से ही जुड़ा हुआ है, जैसे कि एमसीएम मिलता है जेएनयू में, तो जैसे कि सुमित विद्रोही भैया थे तो उनसे बात हुआ था, तो उनसे हमने पूछा था कि एमसीएम का भी क्या मतलब कंडीशन है बीएच जेएनयू में, तो उन्होंने बताया था कि शायद अभी रुका हुआ है, तो वही आपसे कंफर्म करना था कि एमसीएम अभी पूर्ण रूप से लागू हो चुका है या फिर अभी स्टॉपेज है। नहीं नहीं, एमसीएम चल रहा है, मतलब जो मेरे ईयर के हैं उनको अभी भी मिल रहा है, और मतलब ये मिल रहा है अभी, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है सबको मिल रहा है। मेरा जो रूम पार्टनर है उसको, वो भी एनसीएम उनको मिलता है और उनको टाइम टू टाइम आ जा रहा है। थोड़ा सा ये ऑफिस वाला काम है, वहाँ कई बार लोगों का फंसता है, पर आप थोड़ा सा भी एक्टिवली हो करके अपना काम के लिए जाएंगे ऑफिस तो वो हो जाता है, तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। मतलब और आप नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है कि बंद नहीं हुआ है मेरे हिसाब से तो। ओके भैया, थैंक यू भैया। बिल्कुल ऋतिक, आज ही हमारे जो साथ के हैं एक लोग जेएनयू में भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, उन्होंने, उनसे इसी विषय पे बात हो रही थी। एमसीएम के बारे में बाकी लोगों को बता दो, एक छात्रवृत्ति होती है जो जेएनयू के ऑलमोस्ट सभी बच्चों को, जो लोग लाइक जिनके पिताजी सरकारी जॉब में नहीं है, उनको लगभग मिल जाता है। और इसके तहत हर सेमेस्टर में लगभग 4 महीने उनको 2000 पर मंथ के हिसाब से उनको जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप है वो मिलती है। तो ये अभी तक लागू है और ये हर बच्चे को लगभग मिल रहा है ऋतिक। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा, और वो कौन पूछना चाहते हैं प्लीज बताएं। अभी तक की जो भी वार्ता हुई है उसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या एक्स्ट्रा कोई आपकी इश्यूज हैं जो आप प्रिपरेशन के दौरान, कोई टॉपिक हो या कोई कंडीशन हो जिसमें आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जो अपने मुकेश सर से आप पूछना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपका है। प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और पूछिए। अपना पहले रेज हैंड करके, उसके बाद मैं मौका देता हूं, आप प्लीज पूछ सकते हैं। एनीवन? लोग आगे आइए और प्रश्न पूछिए। हाँ, तो शुक्ला एक है, उन्होंने पूछा हुआ है, तो प्लीज आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या चाहती हैं तो प्लीज पूछिए। जी, अपने क्वेश्चन पूछिए, जिन्होंने भी एक सेकंड रेज हैंड किया हुआ है। जी शुक्ला, सर। हाँ हाँ जी जी, बोलिए। जी सर। सर मेरा प्रश्न है कि मेरे पास सर वो इंडिया प्लस बुक जो है ना, वो सब और कोई भी बुक जो प्रीवियस ईयर का है सर, वो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम कैसे तैयारी करें? मेरे पास सिर्फ एक दृष्टि का बुक है और ट्यूशन के माध्यम से पढ़ते हैं सर, तो हम कैसे तैयारी करें? ठीक है मुकेश। हाँ जी। आज मेरे को लगता है कि ये सवाल जो हमारे होस्ट हैं वो ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगे, और मैं चाहूंगा कि आप ही इसको आंसर करें, क्योंकि ओके सर, जब मैं ठीक है। जी बिल्कुल, मैं इसका आंसर कर सकता हूँ, और लेकिन मैं मतलब इसको एक वास्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ कि इनका क्वेश्चन है कि मेरे पास इंडिया प्लस है और शायद इंडिया प्लस भी नहीं है और कोई बुक नहीं, दृष्टि की बुक है, और साथ में मैं ट्यूशन करती हूँ, तो मेरा हो पाएगा कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है। इसको अगर वास्ट लेवल पे करें तो बेसिक Okay. बुक्स क्या रिक्वायर्ड हो सकती हैं, वो अगर आप बताना चाहें सर, तो उसके बाद फिर मैं इनके जो है वो आंसर कर दूंगा। बेसिक बुक्स अगर आपको लगता है कि ये बुक्स आपके पास हो तो आप जेएनयू सीवीटी के थ्रू कवर कर पाएंगे। ओके, यदि इस क्वेश्चन को रिफ्रेश करने के लिए बहुत थैंक यू। और मेरे को लगता है कि कुछ ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर बुक नहीं पढ़े तो आपका नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, या फिर इंटरनेट में भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जो आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आप जो भीड़ चाल से भी बचें कई बार, क्योंकि आपको कभी-कभी ये आप पे होगा कि आप कौन-सा बुक पसंद करते हैं, आप ये भी कहाँ से प्रिपेयर करना चाहते हैं। जैसे कि एंशिएंट में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने आर.एस. शर्मा नहीं, कुछ और किताबें पढ़ी, पर मेरे को लगा कि मैं केवल आर.एस. शर्मा तक ही रुकूँ, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने किए थे। मैंने एंशिएंट के जो 12th की एंशिएंट की किताब है हिस्ट्री की, वो मैंने बहुत थॉरोली पढ़ी थी, और आर.एस. शर्मा मैंने किया था। तो मैंने अपने फाइनल ईयर में एग्जाम से पहले केवल ये 2 बुक कवर किए थे एंशिएंट के लिए।
और जो मतलब बेसिक बुक्स मैंने यही थे कि बिपिन चंद्र, जो मैंने पहले भी कहा, सतीश चंद्रा और आर.एस. शर्मा, एनसीईआरटी और इंटरनेट। मैं बता रहा हूँ मेरे प्रिपरेशन का 30% हिस्सा है वो इंटरनेट पे ही बीता है। मतलब गूगल सर्च करिए प्रॉपर्ली। मैं एक समय ऐसा था जब कोविड भी था, तो मैं इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था कॉलोनियल टाइम्स में, तो उनके स्पेसिफिकली कीवर्ड्स टाइप करके मैं गूगल किया करता था। ठीक है, तो वहां से मैं मतलब कभी कभी ये साइट विकिपीडिया भी होता था, अभी कभी कभी ये साइट कुछ और मतलब और भी जो मार्केट में वो भी रहते थे। कभी कभी यूपीएससी के साइट्स में जा करके जो यूपीएससी प्रिपेयर कराते हैं उनके में भी हिस्ट्री के बहुत सारे कंटेंट होते हैं, तो वहां से भी कुछ पढ़ाई हुई। तो ऐसे ही मैंने जो जो भी मेरे छूटता हुआ लगता था तो मैं इंटरनेट के थ्रू ही मैंने कवर किया है। और मेरे को नहीं लगता कि मतलब कि एक पर्टिकुलर किताब आपके पास नहीं है तो आपका नहीं होगा, ये मानसिकता आई थिंक ये सही, मतलब ये जो प्रेजुडिस है वो शायद सही नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि आपके पास सही गाइडेंस होना चाहिए। आप ट्यूशन चाह रहे हैं या फिर आपको सही मार्गदर्शन देने वाला कोई सीनियर है या फिर कोई टीचर है, तो उनके गाइडेंस के अंदर आप रह के करिए। और आपका जो टेस्ट है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही ट्रैक में हैं या नहीं एग्जाम के लिए, तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यदि आपको कहीं से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं ऑनलाइन पीडीएफ के माध्यम से या फिर इंडिया जो किसी किताब के माध्यम से, इंडिया प्लस वाली किताब के माध्यम से, या फिर और भी कई सारी किताब भी हैं, तो आप प्रीवियस ईयर करिए, वही आपके पढ़ाई का या फिर आपके प्रिपरेशन का टेस्ट है। यदि आप उसमें नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और एक चीज और कि जब आप और कुछ किताबें कठिन भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे को उपिंदर सिंह कठिन लगती थी, तो आप इसको अलग अलग माध्यम से पढ़ें। कई बार लैंग्वेज कुछ किताबों की कठिन लगती है, तो मेरे क्लास वाले कुछ लोग थे जो बंदोपाध्याय की किताब पढ़ते थे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो वो किताब तो मेरे को शुरू में समझ ही नहीं आती थी, तो मेरा जो प्रिपरेशन था वो उस पर बिल्कुल भी नहीं था, वो मैंने बहुत बाद में जाकर पढ़ी एग्जाम के बाद। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप जो बेसिक बुक है उनके साथ ही टिके मेनली, और एनसीईआरटी आप जरूर देख लें। मैंने रियलाइज किया कि अगल बगल में लोग एनसीईआरटी पे ज्यादा बात नहीं करते, पर मेरे को लगता है कि मेरे जो प्रिपरेशन है उसमें एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीजों की बात करता है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देता है। एक बॉक्स बना होता है साइड साइड में जो कीवर्ड्स को डिफाइन करता है, और वो कीवर्ड्स को जानबूझ के ब्लॉक लेटर्स में लिखता है ताकि आपका ध्यान उधर जाए। तो आप बेसिक किताब के पास अपने ध्यान रखें और एक सही गाइड खोज लें अपने लिए तैयारी के लिए, और प्रीवियस ईयर जहां से मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, किताब में, पीडीएफ में, व्हाट्सएप में, उस पे तैयारी करें, और उम्मीद है कि आपका अच्छा होगा एग्जाम। बहुत अच्छा मुकेश सर, आपने, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा आपने बताया। और आपकी बातों से एक चीज मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगा, और वो शायद ज्योति शुक्ला के लिए और साथ में बाकी बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके लिए बस एक ही किताब जरूरी है, और वो है डिजायर, चाह की किताब। अगर वो आपके पास है तो आप, सर ने जैसा, आज आपके पास फोन है, क्योंकि आप इस गूगल मीट में जुड़े हो, फोन पे इंटरनेट है, इंटरनेट पे गूगल है, गूगल में आप सर्च कर सकते हो, और हर टॉपिक की अलग अलग पीडीएफ, बेस्ट पीडीएफ आपके पास अवेलेबल हो सकती है। आप इग्नू सर्च कर सकते हो, इग्नू की जो पीडीएफ रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, साथ में बहुत सारी है। तो अगर आपके पास डिजायर है कि मैं सीयूईटी पीजी क्रैक करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो उसके बाद कोई बुक, कोई जगह, कोई माध्यम आपकी बाधा नहीं बनने वाली है, आप पक्का क्रैक कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुहानी की तरफ मैं जाना चाहूंगा। सुहानी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं तो पूछिए प्लीज। सर बेसिकली क्वेश्चन यही पूछना था कि पर्टिकुलर हमारे पास तो ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, अगर देखा जाए तो 2-2.5 महीने का समय है, तो उसके लिए अगर जैसा सर ने बताया बेसिक बुक्स है, विपिन चंद्रा है, सत्येंद्र चंद्रा है, आरएस है, या एनसीईआरटी की जो बुक्सेस है, तो क्या हमारे पास इतना टाइम है कि उनको फॉलो किया, पर्टिकुलर किसी बुक को हम लेके आगे बढ़ सकते हैं? आप बहुत सही कह रही हैं कि आखिर के 2 महीने में थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत होता है कि आप बेसिक बुक को ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं। यस तो सर। मेरा एक सिंपल फॉर्मूला था कि मैं दिन में मेरे 2-3 टाइप के सेशंस अलग अलग होते थे, इस सेंस में कि एक होता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, एक था कि हम लोग का रात को जो क्विज का सेशन भी होता था हमारे क्लास वालों के साथ, जो टेलीग्राम में चलता था, वो शायद आप लोगों का भी चलेगा आई गेस। तो
उसमें चल जाकर रहा के है, भी करीब करीब 2 चल रहा है। महीने से अभी वो कंटिन्यू है। हाँ जी। तो वो हम लोग रात के सेशन में मैं वो भी किया करता था। और दिन में अब देखिए, अब सुबह से शाम तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएँगे। एक समय के बाद आप में थकावट आती है। तो जब थकावट आए तो या फिर आप खुद से भी 1-2 घंटा स्लॉट कर सकते हैं बेसिक किताबों के लिए। अब बेसिक किताबों में भी आप वही चैप्टर्स पढ़िए जो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार मेरे से इस सेक्शन के ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है? या फिर जैसे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अराउंड क्वेश्चन्स आ रहे हैं और आपसे नहीं हो रहे, तो आप उठाइए किताब और एक चैप्टर पढ़ लीजिए उसके यस लिए, सर। 15 पेज। तो आई थिंक दिन में अब प्रिपरेशन के आखिरी समय में भी आपके पास दिन में 1 डेढ़ घंटा होता है जब आप कुछ स्टैटिक्स कोई चैप्टर्स उठा के पढ़ सकते हैं किसी बेसिक किताब से। तो मेरे को अभी याद है कि मैं अपने आखिरी दिनों में जैनिज़्म, बुद्धिज़्म के चैप्टर्स उठा के पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे से वहाँ के क्वेश्चन छूट रहे हैं, जो बेसिक क्वेश्चन्स हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप दिन में अलग-अलग समय निकालें। मतलब जब मैं बोलता हूँ कि बेसिक किताब खत्म करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह से शाम तक केवल बेसिक किताब उठा करके पेज बाय पेज, कवर टू कवर पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरा उद्देश्य। मैं तब भी बोलूँगा कि आप मैक्सिमम समय है जो आखिरी का समय है, उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी करें। और यदि पॉसिबल हो सके तो आप एग्ज़ाम कंडीशंस में भी करें कि अरे मेरे समय में एक वो था, मेरे दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया था कि यार देखो, आप जहाँ भी एग्ज़ाम देने जाओगे, वहाँ मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर में छेद होगा, टेबल अच्छा नहीं होगा। ऑफलाइन उस समय तो मतलब पहले तो मैं हैदराबाद का एग्ज़ाम था, वो टेबल कुर्सी पे दिया था, मतलब जो डेस्क पे। तो उसमें गलती से मेरा जो डेस्क था उसमें छेद थे। तो उसे ओएमआर भरने के लिए भी आप उसको साइड में नहीं रख सकते थे, तो मैं ओएमआर को क्वेश्चन पेपर के ऊपर रख के ओएमआर भरता था। और ऊपर से मेरे सर के ऊपर पंखा भी नहीं था और उस समय गर्मी भी बहुत थी। तो मैं तो बोलूँगा कि आप प्रॉपर एग्ज़ाम कंडीशन में एग्ज़ाम लिखें। इन द सेंस बिना मतलब हो सके तो कभी पंखा बंद करके भी एग्ज़ाम लिख के देखिए। या फिर ये भी कि टेबल भी खराब होना चाहिए। तो आई थिंक जो असली प्रिपरेशन है ना, वो एग्ज़ाम कंडीशन में करें, तो आपका एडवांटेज होगा। पर अब तो सीयूईटी ऑनलाइन हो रहा है, तो थोड़ा-सा कंप्यूटर में भी क्वेश्चन सॉल्व करने का भी प्रिपरेशन रखें। क्योंकि मेरी एक दोस्त थी जिसको शायद ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में दिक्कत हुआ कि वो बोल रही थी कि उसने सेलेक्ट किया था ऑप्शन, पर जब आंसर की वो आया तो उसको पता चला कि उसने ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो आई थिंक एक ऑनलाइन टेस्ट का भी आप सभी को प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे होता है, उसमें कहाँ कैसे एंट्रीज़ होते हैं कि आपको रोल नंबर डालना होता है या बर्थडे डाल के लॉगिन करना होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उसमें फिर फ्लैग वाले जो इश्यू हैं कि आप इस एक रिव्यू के लिए अलग फ्लैग सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में और बाद वापस में जब समय मिले तो उसको वापस आके देख लें। फिर एक एग्ज़ाम में कॉर्नर पे एक रहता है बॉक्स कि आपने कितने आंसर किए, कितने छूटे हैं और कितने बचे हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि आप मेरे को लगता है कि विष्णु सर आप लोगों को इस पे ज़्यादा बताएँगे कि कैसे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें क्या-क्या चीज़ें बोर्ड मतलब जो मॉनिटर उसमें दी गई होती हैं। तो वो भी एक बार आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और बस थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। सुहानी, आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ, आंसर मिला। सर एक और क्वेश्चन था। जी, पूछ लीजिए। सर ये कि जैसे सीयूईटी जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, हम उसके बेसिकली सिलेबस से अच्छे से प्रिपरेशन करें या फिर जो जेएनयू का बीएचयू का जो अलग-अलग एग्जाम कंडक्ट होता था उस हिसाब से हम उस यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन करें? फिलहाल तो आपका सबसे सही जो तरीका होगा कि आप पिछले ईयर के हिसाब से चलें कि पिछली बार जब जॉइंट एग्जाम हुआ तो अब जेएनयू भी इसका पार्ट बन चुका है, तो आप मान के चलें कि वो आपका बेसिक स्टैंडर्ड है, आप उसके लिए तो प्रिपेयर रहे ही रहे। पर और एक चीज हम लोगों ने मैंने सीखा अपने लाइफ में कि एग्जाम्स के पैटर्न्स कभी बदलते समय नहीं लगते। यस सर। ठीक है, इस बार पता नहीं कुछ अलग सेट ऑफ प्रोफेसर्स को सिलेक्ट बनाने के दिया होगा या फिर इस बार ऐसा भी हो सकता है किसी जेएनयू वाले प्रोफेसर को भी दे दिया गया हो। तो वो शायद ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो शायद जेएनयू जैसा अलग पूछने का तरीका है, तो शायद उस हिसाब से उसकी तरफ चले जाएं कि वो पैराग्राफ दें और बोलें कि ये इससे क्या समझ में आता है या फिर इसमें से मतलब इस पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको सबसे बेस्ट आर्गुमेंट क्या निकलता है इस पैराग्राफ से, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो मैं तो बोलूंगा कि आप पिछले सीयूईटी पैटर्न को पूरी तरीके से समझें और साथ ही साथ जो वेरिएशंस आते हैं जेएनयू के पेपर में, बीएचयू के पेपर में या डीयू के पेपर में, उसके लिए भी हल्की-हल्की प्रिपरेशन कर लें। कि मतलब मेरा सजेशन होगा कि जो 2 साल जो जेएनयू ने एग्जाम लिया है, उसमें आप एक बार देख लें। 2 ही पेपर हुआ है, तो उसमें आप देख लें कि उसने क्वेश्चन कैसे पूछे, फैक्ट वाले क्वेश्चन भी कैसे पूछे, पैराग्राफ के क्वेश्चन कैसे पूछे
और आपको रेडी रहना होगा सरप्राइजेस के लिए। तक देखना पड़ता और हमारे लिए भी सरप्राइजिंग ये भी था कि बीएचयू का पेपर भी हमारे साथ पैटर्न बहुत चेंज हो गया था। यस सर। 2021 से पहले बीएचयू का जो पैटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत ही अलग था। और हमारे यहाँ जब हमने एग्जाम दिया 2021 में तो हमने देखा कि असेसमेंट रीजनिंग बढ़ गया है, 1-2 पैराग्राफ भी आ गए थे और वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। तो वो ये सब चीजें हैं जो हमारे लिए सरप्राइजिंग थी और हमारे लिए न्यू चैलेंजेस लेके आए थे सीधा एग्जाम डे पे वो भी। हाँ बिल्कुल, कभी उम्मीद नहीं किए थे कि वेस्ट एशिया से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया वगैरह ग्रेजुएशन में इतने अच्छे से पढ़ा नहीं था और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वेस्ट एशिया से ही आ गए। तो कब किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जाएं वो तो इसका कुछ भरोसा नहीं। बहुत अच्छा सर। एक चीज सुहानी मैं अपनी तरफ से ऐड अगर करना चाहूँ तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चूंकि आपके पास सीयूईटी पीजी की बहुत ज्यादा नहीं है, 1 ही साल का आपके पास है, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी ही ऑप्शन बचता है कि आप यूनिवर्सिटी के पेपर्स देखिए जो पुराने साल के हैं। जेएनयू तो हालांकि वो सब्जेक्टिव लेता था तो उसके नहीं बचे, डीयू, जामिया, एयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। साथ में एक चीज जो मैं बहुत प्रिसाइजली बोलना चाहूंगा वो है आपका नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर। अगर उसको भी देखते हो तो एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी होगी आपकी और वो बहुत ही अच्छा आपके लिए काम करेगा। निखिल, आपने बोला कि आपके पास बहुत अच्छा प्रश्न है, तो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करके पूछिए। उसके बाद मैं विवेक की तरफ चलूंगा। पर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि चलिए ठीक है, तैयारी तो हो गई मान लीजिए, लेकिन एग्जाम में हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, या फिर जैसे मैथमेटिक्स अगर बीएचयू में हम बीएचयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि बीएचयू में हमारा एडमिशन हो जाए, तो सर जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस पहले फेस किया जाए या फिर मैथ लगाया जाए, तो थोड़ा सा सर इसके बारे में अगर आप बता दें तो फिर बहुत ही हेल्पफुल होगा सर। शायद मैंने आपका सवाल सही समझा है कि आप जो मैथ वाले क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं जो 50 नंबर के, आप उसी पे पूछ रहे हैं, है ना? इनका क्वेश्चन है कि जनरल पेपर और साथ में हिस्ट्री, तो इन दोनों में से पहले किसको अटेम्प्ट करें? तो आई थिंक ये तुम्हारा बहुत पर्सनल चॉइस है, ठीक है? तो सबके पैटर्न अलग अलग होते हैं और कोई एक फॉर्मूला है नहीं। और देखिए आपका जो मतलब मेरे हिसाब से जो एग्जाम माइंडसेट होना चाहिए वो है मार्क्स का मैक्सिमाइजेशन। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले क्या अटेम्प्ट किया, बाद में क्या अटेम्प्ट किया, ठीक है, किसको छोड़ा किसको नहीं छोड़ा। बात है कि यदि आप ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स पा सकते हैं आपको वो अचीव करना है, उस पर कोई कमी नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके से। तो कभी कभी ये दिक्कत होता है कि जो जनरल वाला पार्ट है वहां पर समय लग जाता है कुछ लोगों को, तो उससे क्या होता है कि आप जो इजी थे, जो इजीली एलिमिनेट हो सकते थे फैक्चुअल पार्ट में या जो हिस्ट्री के पार्ट में, वो मिसिंग नहीं होने चाहिए। तो ये आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा। सच बताऊं तो एग्जाम देना भी एक आर्ट है, उसके लिए भी एक प्रॉपर स्किल्स, स्ट्रेटजी और एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, ठीक है? आपको एग्जाम कंडीशन में आपको अपने दिमाग को बहुत शांत रखना है। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि आप लगातार 3 क्वेश्चन देखा और आप लगातार 3 क्वेश्चन नहीं बने और साथ में समय भी चले गया, ठीक है? पर उसके बावजूद भी आपको अपने दिमाग का कूल नहीं खो करके आपको ये सोचना है कि यार जो बन रहा है वो बना लेते हैं, या फिर जहां से नंबर आ रहे हैं वो कर लेते हैं। और सच बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट कई बार हम लोग बहुत हल्के में बोल के निकल जाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेना या फिर इसको देख लेना, पर इट्स अ टास्क, इट्स अ सीरियस टास्क जो आपको खुद को ट्रेन करना होगा अपने आप को, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, लोगों को 100 बार कहा जा चुका रहता है कि आप टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ मत करना, फिर भी लोग एग्जाम में जाते हैं और टाइम मैनेजमेंट में इश्यू करके कुछ क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो ये तो बता रहा हूँ, आपको कुछ कर सकते हैं एग्जाम के आखिरी दिनों में, तो आप अपने आप को इसी चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि यार जो बनने थे, जो आ रहे थे आंसर, वो किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। और यदि आपको और देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग, ठीक है? जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान के रखिए। यदि मैथ वाले क्वेश्चन भी हैं तो उसके भी बेसिक जितना जान सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, अभी जो आपके सामने सिखाया जा रहा है, तो आप उतना सीख लें। तो मेरा ये होगा कि यार हर चीज के लिए थोड़ा थोड़ा जाने, क्योंकि हमको पता नहीं है कि किसका वेटेज बढ़ेगा किसका वेटेज घटेगा।
और जहाँ से इजी मतलब देखिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ने के पीछे यही उद्देश्य है, यदि किसी भी हिस्से से इजी क्वेश्चन पूछे तो वो छूटना नहीं चाहिए। यदि डिफिकल्ट क्वेश्चन को याद है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, पर इजी क्वेश्चन छूटना इससे बुरा कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक इजी क्वेश्चन कवर करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू निखिल इस क्वेश्चन के लिए। अब अंतिम 3 प्रश्न हम लेंगे जिन लोगों ने भी अभी रेज हैंड किया है। बाकी लोग फिर अगले जो गेस्ट हमारे साथ, चूंकि आप लोगों को पता है कि हर वीक हम एक ऐसे पर्सनालिटी को बुलाते हैं जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, तो आपको मौका मिलेगा। अभी 3 लोगों को ही मौका मिल पाएगा डेटा और साथ में टाइम की पाबंदी को देखते हुए। तो विवेक की तरफ मैं जाना चाहूंगा। विवेक अपना प्रश्न पूछिए, उसके बाद सोनाली और शांभवी को मौका मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद बसंत भैया आपका, जो मुझे मौका दिया और ऐसे टॉपर हमारे जो सीनियर भैया हैं उनसे हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया को मेरा प्रणाम। प्रणाम। तो मैं पूछना चाहता था सर कि दरअसल मेरे जो रिजल्ट्स अभी बहुत अच्छे आ नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए और कैसे प्रिपरेशन आपने किया कि जो है आप जो है टॉपर रहे हैं। तो आपसे कुछ इंस्पिरेशन मैं लेना चाहूँगा और कुछ सीखना चाहूँगा आपसे, ताकि मैं भी मतलब कुछ अच्छा कर सकूँ। और मेरा टारगेट यही है कि मैं भी कुछ जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पकड़ूँ जैसी, और उससे जो है वहाँ से मैं पढ़ूँ और कुछ अच्छे रिजल्ट्स मेरे आए। तो मैं आपसे एक पूछना चाहूँगी कि सर कि आपने कैसे मतलब अपने तैयारी को इतना जो है अच्छा किया और आपने टॉप किया। बस मेरा क्वेश्चन यही है सर। इनके क्वेश्चन को मुकेश सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा और कंक्लूड कर दो, और वो ये हो सकता है कि लाइक पास होना तो एक अपना स्किल है, लाइक वो कर सकते हैं। एक टॉपर बनने के लिए इंसान को क्या करना होता है? अच्छा इसका आइडिया तो मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे इतने अच्छे रैंक आने वाली है। ठीक है, तो मेरे पास सच में मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि कैसे टॉपर बने। ठीक है, तो आई थिंक मेरे जैसा भी रिजल्ट आया उसके पीछे जो मेरा श्रेय जाता है आई गेस वो है कि मेरे को हिस्ट्री से प्यार है, मेरे को हिस्ट्री पसंद था और मैंने बहुत मेरे हैबिट में बना हुआ है हिस्ट्री पढ़ना आई गेस। तो मैंने अपने मतलब जो 3rd ईयर था मेरा जो बीएचयू का, उससे मैंने काफी समय हिस्ट्री पढ़ते हुए बिताया और मेरा इंक्लिनेशन हमेशा से मतलब स्कूलिंग टाइम से भी अच्छा से हिस्ट्री में रहा और मेरा हिस्ट्री पसंद था, इसीलिए मैंने ऑनर्स लिया था। तो यदि आपको हिस्ट्री से प्यार है तो इससे सबसे बड़ा फायदा, या फिर हिस्ट्री आपको पसंद है तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप नए हिस्ट्री के जो ऐसे हिस्से हैं जो आपने कभी पढ़ा नहीं है उसको पढ़ने में मजा आता है। तो मेरे लिए हिस्ट्री पढ़ना वाज अ फन एक्टिविटी। ठीक है, कि मेरे को पढ़ने में मजा आता था, कुछ नए सीखे, अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर किस इवेंट को ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये सब जान के मेरे को हमेशा, मेरे लिए हिस्ट्री हमेशा से फैसिनेटिंग रहा। तो मेरे को लगता है कि एग्जाम प्रिपरेशन में मेरे को इसी का हेल्प मिला और एक ये था कि मैंने जो 1st 2nd ईयर है या फिर 3rd ईयर में भी मैंने हिस्ट्री के कहानियां बहुत पढ़ी। तो कहानियां जब आप पढ़ते हैं तो यदि आप कई सारे डॉक्यूमेंट्री भी आपको मिलेंगे यूट्यूब में या फिर कई सारे पॉडकास्ट भी मिलेंगे आपको हिस्ट्री के, तो उससे मेरे को फायदा ये हुआ कि जो हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं या फिर जो हिस्ट्री के बेसिक इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको समझने में या फिर उनको अपने अंदर इंग्रेन करने में मुझे बहुत फायदा हुआ। क्योंकि कई बार आपको स्टोरीज पता हो तो डेट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो या फिर क्रोनोलॉजी आपका सेट हो जाएगा बढ़िया से। और जब और ऐसे ही मैं कभी-कभी कुछ फैक्ट्स है उनको समझने के लिए ये भी करता था कि अच्छा ये किताब, ये कहानी एंशिएंट टाइम्स में इसने लिखी है। ठीक है, तो मैं उस किताब को सर्च करता था, कभी-कभी विकिपीडिया खोल के भी उस स्टोरी को पढ़ लो कि यार उस स्टोरी में था क्या। यदि आप मतलब समझ लीजिए कि कालिदास को भी जानना चाहते हैं तो कालिदास के केवल उनके जो वर्क्स हैं उनके केवल टॉपिक्स को ना देखिए, टॉपिक्स के अंदर जाके भी देखिए कि उस कहानी में था क्या। मालविकाग्निमित्र में केवल नाम नहीं है ये, मतलब ये जो ड्रामा बना लिखा उन्होंने उसके अंदर आप पढ़िए कि मालविका कौन, मतलब ये अग्निमित्र कौन था, मालविका कौन थी, तो आप इसको पता करिए। तो आप जब ये स्टोरी जानेंगे तो आपको ये किताब और इसके ऑथर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और सर मेरा एक क्वेश्चन और था इसमें
कि जैसे हम लोग इंटरमीडिएट में जो है साइंस साइड से थे, तो हिस्ट्री से कोई वो बहुत सारा उस टाइम लगाव नहीं था। जैसे वही ग्रेजुएशन में हम लोग आए, तो हिस्ट्री हालांकि मेरे को पसंद है, और सोशल मेरा हाई स्कूल में जो सब्जेक्ट था उसमें सोशल में मैं टॉपर था अपने कॉलेज का। तो मुझे जैसे सोशल से जैसे हिस्ट्री से बहुत अच्छा लगाव है। तो दरअसल मैं आके जब ग्रेजुएशन में आया तो मैं एक जो है हिस्ट्री लिया, मेडुअल हिस्ट्री लिया। तो मेडुअल हिस्ट्री लेने के बाद मेरा एंशिएंट का जो पार्ट है उसमें जैसे मन नहीं लगता है, तो एंशिएंट को कैसे कवर किया जाए? जैसे एंशिएंट का एक उसका कोई सॉल्यूशन, जैसे एंशिएंट जैसे कभी-कभी ऐसा लगता है एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है और उस पे मन नहीं लगता है पढ़ने के बाद कभी-कभी। अच्छा। तो उसको कैसे कवर किया जाए? तो एक सबसे अच्छा मेरे तरफ से एक ऑप्शन होगा कि आप यूट्यूब में खोजें। आपको देश भर आजकल यूट्यूब मतलब इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके देश भर के प्रोफ़ेसर आपको यूट्यूब में मिल जाते हैं। ठीक है? आप देश में जो भी आपको बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनका मिलेगा, जैसे कि मैं अपने समय में रणवीर चक्रवर्ती थे एक जो जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफ़ेसर हैं। उनके कुछ लेक्चर्स हैं एंशिएंट को लेकर के, तो मैं वो देखा करता था। तो मेरे लिए भी एंशिएंट पढ़ना मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था। तो मैं जब उनका सुना, उनका एक पढ़ाने का स्टाइल है, उनका एक समझाने का इस तरीका था, तो उसने मेरे को शायद थोड़ा-सा ईज़ी बना दिया मेरे लिए एंशिएंट पढ़ना। और मैंने बीएचयू में भी एक्चुअली मेरे को अच्छे प्रोफ़ेसर मिल गए, तो वहाँ पर भी बीएचयू में भी अच्छा खासा मेरा जो डिफ़िकल्ट पार्ट था एंशिएंट का कि आपको मज़ा नहीं आता, मतलब थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम लगता है, तो वो भी ब्रेक हुआ। तो आप जब इसको देखिए, आप यदि आप बुक से समझ नहीं पा रहे हैं इनिशियली, यदि बुक में आपको लग रहा है कि आपको 2 पेज पढ़ने में 2 घंटे लग जा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि एक प्रॉपर टीचर खोजिए, या फिर कोई सीनियर भी हो सकता है, या फिर कोई टीचर मतलब कोई दोस्त भी हो सकता है। कई बार मेरे बगल में अगल-बगल कुछ लोग थे जिनके एंशिएंट में उनकी ख़ासियत था, मतलब उनका स्पेशलाइज़ेशन था एक तरीके से कि वो एंशिएंट उनको ज़्यादा समझ में आता था। मेरे लिए जो अच्छा मेरा जो क्या बोलना चाहिए स्पेशलाइज़ेशन का पार्ट था वो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री में था। मेरे को बहुत ईज़ी लगता था और वर्ल्ड हिस्ट्री भी काफ़ी हद तक। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट पार्ट मेरे लिए भी एंशिएंट ही था। तो आप इन्हीं कुछ तरीकों से आप अपने एंशिएंट की समस्या को पार कर सकते हैं। यूट्यूब, यदि कोई टीचर या फिर आपका कोई साथी जो आपको समझाए कुछ छोटी-छोटी चीज़ें। आप देखिए, आप बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, वही कॉन्सेप्ट है कि आप थोड़े-थोड़े टॉपिक्स लेकर के आप खत्म करिए एंशिएंट को। बिल्कुल। थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू विवेक अपने प्रश्न के लिए। अब 3 लोग ने रेज़ हैंड किया, मैं चाहूँगा तीनों लोग एक ही साथ अपने-अपने क्वेश्चन रख लें, उनका जवाब लेकर के हम इस मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। तो शांभवी अपना प्रश्न पूछ लीजिए। थोड़ा शॉर्ट एंड क्लियर रखिएगा। जी। Very good evening, sir. Myself Good Shambhavi. So, first of all, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं मॉक टेस्ट पेपर्स और प्रीवियस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रही हूँ, एंड आई फील कि मैं कर पा रही हूँ, मतलब अगर जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स हैं तो मैं कर पा रही हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू असर्शन एंड रीजनिंग पोर्शन, आई फाउंड माई सेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मेरे को लगता है कि ये आंसर भी सही है और ये भी सही है, सो सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं उस पोर्शन को कैसे हैंडल करूँ। ओके। बहुत अच्छा शांभवी, थैंक यू। सोनाली आपका प्रश्न क्या है? सर Thank you, एक ही sir. साथ तीनों Thank ले you, लेते हैं, sir. उसके बाद फिर हम आंसर करेंगे। गुड सोनाली इवनिंग अपना प्रश्न पूछ लीजिए। सर सेम जैसे समझी ने मेरा भी प्रश्न यही है सर कि एक कैसा होता है कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना जिसमें हम लोग को कंफ्यूजन हो जाती है कि आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो फिर उसको कैसे करूँ? या सर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हिस्ट्री है तो उसमें डेट्स याद करना, सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है हिस्ट्री में डेट्स याद करना। तो सर ऐसा, क्योंकि आप हमारे एज के, तो कुछ ऐसा बता सकते हो कि डेट्स हम लोग कैसे याद करें, और जो कंफ्यूज्ड क्वेश्चन हो उसको हम कैसे मतलब कर सके ताकि हम लोग का प्रश्न भी ना छूटे और हम लोग इजीली कर सके। थैंक यू सर। ओके सोनाली, थैंक यू। नव्या आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछ लीजिए। जी सर। गुड इवनिंग सर। जी बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि पीडीएफ का जो मैंने तैयारी किया है वो भी सिर्फ लेक्चर और पीडीएफ पे ही मैंने किया है तैयारी, तो क्या सर मेरा पीडीएफ से और जो लेक्चर से मैंने किया है तैयारी, क्या उससे मेरा सर हो जाएगा? मैंने कोई बुक्स मैंने यूज नहीं किया है। ओके। तो मुकेश सर, मैं चाहूंगा कि शुरुआती 2 क्वेश्चन के जवाब आप दे दें, उसके बाद थर्ड मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है। तो
संभवी और सोनाली का एक क्वेश्चन था कि कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होता है। उसमें एक था कि असर्शन रीजनिंग का और दूसरा है कि कई बार ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन सही हैं। ठीक है? तो आई थिंक सबसे जो बेस्ट तरीका है इसको टैकल करने का, वो है लोगों से डिस्कस करना। ठीक है? बताएंगे तो नव्या प्लीज इसमें म्यूट जो कर लीजिए माइक। ठीक है, तो आई थिंक जब आप कुछ क्वेश्चन करें या फिर आप जब रात वाला जो मतलब सॉरी टेलीग्राम का जो टेस्ट आप लोगों का जो टेस्ट होता होगा ऑनलाइन, ठीक है? तो आप ये भी ध्यान रखें कि आप किसी से डिस्कस करें क्वेश्चंस। क्योंकि देखिए आप जब डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार आपके में आपको कंफ्यूजन था, बगल वाले को शायद ना हो। ठीक है? और वो आपको वो आप उसको बताइए कि आपको इसके और ये 2 ऑप्शन के बीच में आपको कंफ्यूजन हो रहा था। तो शायद वो बता पाएगा कि यार नहीं दोनों में कंफ्यूजन था ही नहीं, दोनों में से केवल एक ही आंसर है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिपरेशन टाइम में क्वेश्चन डिस्कस करें, मॉक क्वेश्चन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपसे कभी-कभी हिस्ट्री के छोटे-छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अप्लाई नहीं कर पाते। मतलब ये सबके साथ होता है, ये केवल ऐसा नहीं कि आप लोगों के साथ हुआ, हमारे साथ भी ऐसा होता था। हम भी कन्फ्यूज़न में हमने बहुत सारे क्वेश्चन अब भी बहुत पहले हमने भी गलत किए कि कन्फ्यूज़न में नहीं पता चला क्या आंसर सही है। तो ये कभी-कभी ये छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन का फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि असर्शन रीज़निंग में आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे एलिमिनेट करें या फिर आपको लग रहा है कि 2-2 आंसर सही हैं या फिर को पता ही नहीं चल रहा है कि ये असर्शन रीज़निंग में जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, पता ही नहीं चल पा रहा। ठीक है? तब आप क्या करें कि आप अगल-बगल जो आपका साथी है उनसे पूछें या मतलब पूछें कि आपको जो कन्फ्यूज़न हो रहा है वो उनको भी हो रहा है क्या? तो कभी-कभी ये होता है कि आप 2 दिन का जो सर्कल बनाएँगे, होता है कि नहीं यार इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ठीक है? तो ये प्रिपरेशन है वो केवल आइसोलेशन में स्टडी नहीं है। आइसोलेशन में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। आइसोलेशन में डाउट्स क्लियर भी नहीं होते। ठीक है? सेल्फ स्टडी के खुद के अपने प्रॉब्लम है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गलतियाँ हो रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अगल-बगल वालों से सीखें, टीचर से सीखें और अपने अगल-बगल में खासकर क्योंकि अगल-बगल वाले आपको आपके लेवल तक आके समझाएँगे। वो शायद समझेंगे कि आपके में क्या कन्फ्यूज़न हुआ या फिर आपके जो अप्रोच है उसमें क्या दिक्कत हो गई। तो जिन्होंने मेरे से सवाल पूछा है 2 लोगों ने, तो मैं उनसे पूछूँगा कि आप जो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन्स हैं, वो अपने दोस्तों के पास लेके जाएँ, अपने टीचर्स के पास लेके जाएँ और पता करें कि बाकियों को वो कन्फ्यूज़न हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है, तो आप पूछें कि उनसे कैसे सही हुआ। थैंक यू। और एक क्वेश्चन और सोनाली का था वो हाँ। फैक्चुअल और लाइक डेट वगैरह कैसे याद करें? हाँ, ठीक है। वो जो डेट के क्वेश्चन्स हैं ये आपको ये भी बातचीत से ही आते हैं। आपको पता है मतलब पढ़ाई तब नहीं की मतलब केवल तभी नहीं की जाती है जब आप केवल डेस्क के सामने किताब खुली हुई है। पढ़ाई केवल वहाँ नहीं होती है। आई थिंक प्रिपरेशन का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि आप कभी-कभी मतलब आँख बंद करके भी सोचें कि आपको कितना याद है। ठीक है? आप कभी मतलब मैंने जानबूझ के अपने आप को ऐसा मतलब प्रयत्न किया कि कभी-कभी मैं बैठ के सोचता था कि चलो ठीक है, मैं अपने मन में क्रोनोलॉजी बैठाता हूँ। ठीक है? आप मतलब ये सोचिए चलो अकबर आप ले लीजिए। ठीक है? तो आप पहले सोचिए कि अकबर कब जन्म लिया, कब सिंहासन में बैठा, ठीक है? कब वो चित्तौड़ लड़ने गया, ठीक है? कब गुजरात फ़तेह कर रहा है, कब बुलंद शहर बना रहा है या फिर कब उसकी मृत्यु हो रही है 1605 में। तो आप ऐसे बैठिए, सोचिए। अब जैसे ही आपको लगे कि आप ईयर भूल गए हैं या फिर आपको ईयर का आगे-पीछे हो जा रहा है, तो तुरंत किताब में जाइए और एक बार देख लीजिए। देखिए, जब तक आप जिस चीज़ को आप बार-बार सोचेंगे या फिर जो चीज़ आपके दिमाग में 2-3 बार जाएगी, वही चीज़ें याद रहेंगी। चीज़ें एक बार में याद नहीं होती। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ है अपने दिमाग में आपको सोचना और जो भूल जाएँ उस पे दोबारा जाना। फैक्ट का एकदम मेरे लिए तो बता रहा हूँ, मेरे लिए फैक्ट्स का एक ही फ़ॉर्मूला है। यदि आप किसी चीज़ को 10 बार देखेंगे, एक समय में नहीं, अलग-अलग दिन, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद, ठीक है? तब जाकर के आपको वो डेट याद होगा, आपको वो ईयर याद होगा। तो इसमें भी आप इसको फन कैसे बना सकते हैं? आप इस एक्सरसाइज़ को रिवीज़न का इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? कि आप यही क्वेश्चन अपने दोस्तों से पूछें, आप इन्हीं को क्रोनोलॉजिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है? तो मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको क्रोनोलॉजी सही में बैठा देगा। क्योंकि कभी-कभी बैटल्स के ईयर पूछे जाते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ या फिर अदर बैटल्स, ठीक है? तो आप
इस पे मतलब रिवीजन के लिए हमेशा रेडी रहें।